नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है, डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे कि आरक्षण के नाम पर भारत के नौजवान आत्महत्या करें। मित्रों, दलितों की आत्महत्या का मामला आज पूरे भारत में चिंता का विषय बना हुआ है। क्या है इन आत्महत्याओं की पृष्ठभूमि? क्या है इस समस्या का समाधान? कैसे बचाना चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित छात्रों को आत्महत्या करने के रास्ते पर आगे बढ़ने से? इस आलेख में इस विषय पर संक्षेप में चर्चा की गई है। मित्रों, आप इस आलेख को हमारी वेबसाइट bharatkaitihas.com पर भी पढ़ सकते हैं। जब देश का संविधान बना तो इस बात पर सबका ध्यान था कि अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ लोगों का अत्यधिक शोषण किया गया है और कुछ लोगों ने उस शोषण में अंग्रेजों का साथ देकर अपनी तिजोरियां भरी हैं। इसलिए पूरी संविधान सभा ने भारत में निवास करने वाले उस बड़े शोषित वर्ग के लिए एक मत से कुछ विशिष्ट प्रावधान किए। इस संविधान का प्रारूप लिखने के लिए जो समिति बनाई गई, उसकी अध्यक्षता लंदन से बैरिस्ट्री पढ़कर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई। निश्चित रूप से संविधान सभा में सभी सदस्य बहुत विद्वान थे और अपने अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर हाल ही में आजाद हुए भारत का समग्र विकास करना चाहते थे। वे संविधान के माध्यम से कोई राजनीति नहीं कर रहे थे। संविधान उनके लिए राजनीतिक हथियार था ही नहीं। यह तो आज बन गया है। आज तो राजनीतिज्ञों ने संविधान को ही नहीं अपितु संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बना लिया है। तब ऐसा नहीं था। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने एक मत से आरक्षण का प्रावधान किया। हिंदू समाज का वह निर्धन वर्ग जो मुसलमानों के लगभग 600 सालों के शासनकाल में और उसके बाद अंग्रेजों के लगभग 200 सालों के शासनकाल में अछूत और अस्पृश्य कहकर समाज की मुख्य धारा से दूर कर दिया गया, जिनका तरह तरह से शोषण किया गया, जिन्हें आधा पेट भोजन देकर 2 गुना 4 गुना काम लिया गया, उन्हें आज़ाद भारत में तेजी से विकास करने के अवसर देने के लिए उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे कि आरक्षण एक दुधारी तलवार की तरह है जो दलित समाज का भला करने के साथ ही उनके लिए कुछ न कुछ खतरे भी अवश्य पैदा करेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इस चिंता को संविधान सभा के भाषणों में खुलकर व्यक्त किया था। उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में आर्टिकल 335 का प्रावधान किया गया, जो यह कहता था कि आरक्षण के लाभ से युक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि प्रशासन की दक्षता बनी रहे। अर्थात आरक्षित पदों पर केवल उन्हीं युवाओं को लिया जाएगा जो उस सेवा को करने की दक्षता एवं योग्यता रखते हैं। यह प्रावधान इसलिए था ताकि इन पदों पर आने के इच्छुक दलित एवं पिछड़े कहे जाने वाले युवा अपनी गुणवत्ता में निरंतर सुधार करके समाज के शेष लोगों के बराबर आ जाएं। इस प्रकार आर्टिकल 335 के माध्यम से आरक्षण के प्रावधान में संतुलन स्थापित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि यदि आरक्षण के साथ गुणवत्ता की शर्त नहीं रखी गई तो दलित वर्ग का बड़ा नुकसान होगा। सरकार के कामकाज की क्वालिटी गिरेगी और दलित वर्ग भी बौद्धिक रूप से पिछड़ जाएगा। समय के साथ संविधान सभा भंग हो गई। चुनी हुई लोकसभाएं आने लगीं। राजनीतिक दलों में भी सभी तरह के तत्व शामिल हो गए। निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल में कुछ लालची लोग, कुछ चालाक लोग और कुछ धूर्त लोग भी नेतृत्व पा गए। इन नेताओं ने तुरंत ही समझ लिया कि आरक्षण के प्रावधान को राजनीतिक हथियार बनाकर वोट तंत्र पर कब्जा किया जा सकता है। इसलिए इन नेताओं ने वर्ष 1995 में लोकसभा एवं राज्यसभा में 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 पारित करके संविधान के अनुच्छेद 15 में आरक्षित पदों के लिए योग्यता अंकों में छूट और मूल्यांकन मानकों में शिथिलता दिए जाने का प्रावधान किया गया। पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान भी इसी संशोधन के माध्यम से किया गया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी
और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। सतही दृष्टि से देखने पर यह एक अच्छा निर्णय लगता है, किंतु अंदरूनी वास्तविकता यह थी कि इसने अब दलित एवं पिछड़े वर्ग के युवाओं को नौकरी पाने का मार्ग तो सरल बना दिया, किंतु योग्यता में वृद्धि करके समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के प्रयासों से वंचित कर दिया। कम योग्यता वाले लोग सरकार में उच्च पदों पर आ तो गए, किंतु अब उनमें काम करने योग्य प्रतिभा न होने से वे अपने ही साथियों के बीच में स्वयं को कमजोर समझने लगे। यही स्थिति उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी होने लगी। जब वे IIT, IIM और MBBS जैसी संस्थानों में पढ़ने के लिए गए तो उस पढ़ाई को न पकड़ सके। आरक्षित वर्ग के साथियों की इस कमजोरी को अनारक्षित वर्ग के छात्रों ने दलितों एवं पिछड़ों की जन्मजात मानसिक अयोग्यता मान लिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दलितों अथवा पिछड़ों में मानसिक योग्यता की जन्मजात कमी नहीं होती। यह कमी तो योग्यता अर्जित करने के अवसरों से वंचित रह जाने से उत्पन्न होती है। सरकारों को चाहिए था कि आरक्षित वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए योग्य बनाने हेतु जी जान से प्रयास करती, न कि उन्हें एक कठपुतली की तरह आगे से आगे बढ़ाती रहती। इन्हीं कारणों से आज समाज की स्थिति यह है कि -30 या -40 अंक लाने वाले छात्रों को डॉक्टरी की पढ़ाई में एडमिशन दिया जा रहा है। क्या एक ऐसा छात्र जो प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क्स नहीं ला सकता, कभी भी MBBS की मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर डॉक्टर बन सकता है? और यदि बन भी जाएगा तो वह किस मरीज को कौन सी दवा लिखकर देगा, इसका अनुमान हम सहज ही लगा सकते हैं। यही कारण है कि इनमें से बहुत से छात्र आत्महत्या करते हैं। विगत 25 वर्षों में भारत में लगभग 2 लाख से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है। केवल पिछले 10 वर्षों में 1,17,000 से अधिक छात्रों की आत्महत्याएं दर्ज हुई हैं। आज हालत यह है कि भारत में औसतन प्रतिदिन 35-36 छात्र आत्महत्या करते हैं। इन आत्महत्याओं के कारण अलग अलग हैं, किंतु पढ़ाई से घबराकर आत्महत्या करने के प्रकरण भी कम नहीं है। छात्रों द्वारा की जा रही इन्हीं आत्महत्याओं को धूर्त किस्म के नेता, वामपंथी शातिर और कुछ नासमझ समझदार भी सवर्णों द्वारा दलितों के विरुद्ध किए गए अत्याचारों का परिणाम बताकर समाज की टूटन को और अधिक गहरी करके अपना उल्लू साधना चाहते हैं। क्या ऐसे दौर में हमें डॉक्टर अंबेडकर के उन भाषणों को फिर से नहीं पढ़ना चाहिए जो उन्होंने संविधान सभा में दिए थे? अब भी समय है। दलित छात्रों को घृणित राजनीति की चौसर पर बलि चढ़ने से रोका जा सकता है। मुझे मालूम है कि धूर्त राजनीतिक पार्टियां ऐसा हरगिज नहीं होने देंगी, किंतु उन्हें मालूम नहीं है कि यह आग धीरे धीरे उनके दरवाजे तक भी पहुंच जाएगी। उस दिन क्या होगा जब उनका अपना लड़का या लड़की या पोता या पोती किसी शैक्षणिक संस्थान की छत से कूदकर जान देगा। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको इस दिशा में ठोस कार्य करना चाहिए। कम से कम इस विचार के पक्ष में वातावरण तो तैयार करना ही चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।